हाँ भी जवानों, रेडी आज का पढ़ने के लिए टॉपिक? ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा है देख लेना, आपकी क्लास के प्लेलिस्ट में ऐड है वो वीडियो। दैट इज़ बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1। ग्रीन कलर का उसके ऊपर वो थंबनेल लगाया हुआ है पूरा, जो दिखेगा ना आपको व्यू ग्रीन कलर। शानदार वीडियो बनाया है, आपको सच में मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होने लग जाएगा। और एक सीरीज़ है जो चलती रहेगी, तो उसको बिल्कुल ईमानदारी से देखना है, नोट करना है कॉपी के अंदर और आराम से रखो और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली की 5 मिनट के लिए उस पेज को उठा के देख लिया करो, क्या किया है क्या किया क्या किया, तो आपके टिप्स है ना माइंड में घूमने लग जाएंगे। डेली 5 मिनट, ज़्यादा देर के लिए नहीं देखना उसको, ओनली 5 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो आपके पास में आपके रेडीमेड रहेगा पूरे से पूरा। हाँ मेरे को ये आता है, तो नेक्स्ट पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है। पेयर्स ऑफ लाइन्स इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब मुझे बताओ, अब तक हमने जो टॉपिक कवर किया दैट वाज द पेयर्स ऑफ एंगल्स। 2 एंगल्स के पेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एडजेसेंट, वर्टिकली अपोजिट, ये सब हमने पढ़ लिया। दैट इज़ पेयर्स ऑफ एंगल्स, मीन्स 2 एंगल्स अगर होंगे तो इसी टाइप के बनता है कुछ। आज पढ़ने वाले पेयर्स ऑफ लाइन्स। क्यों भाई, लाइन की कोई दुश्मनी है? ये पेयरिंग नहीं कर सकती, लाइन भी आपस में फ्रेंड हो सकती है ना, 2 लाइन्स। तो ये भी पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे तो कैसे कैसे बन सकता है वो सारा पढ़ेंगे। एंड उसके बाद में क्या क्या इम्पैक्ट होगा, क्या सब होने वाला है, पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो आप एक काम कर दीजिए, स्टार्ट होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। पसंद आएगा ही आएगा, नहीं आता ना लास्ट में जाते जाते लाइक को हटा के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार वीडियो लाइक कर दो अभी, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। अगर वीडियो पसंद ना आए तो बाद में अनसब्सक्राइब करके चले जाना, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब तो कर दो यार एक बार, ठीक है। चलो, पेयर्स ऑफ लाइन्स। आप मुझे बताओ, पेयर मीन्स एटलीस्ट 2, पेयर मीन्स एटलीस्ट 2। अकेला क्या पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, एटलीस्ट 2 रिक्वायर्ड। अगर 2 लाइन्स होंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारा डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में नहीं है फिर भी डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरा का पूरा। मुझे बताओ, सपोज करो एक लाइन है, सेकंड लाइन है, ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन से कभी ना मिलें आपस में, कभी भी ना मिलें। आपने क्या किया, बोर्ड के ऊपर आपने कहा सर देखो मैंने 2 लाइन्स बनाई हैं, मैं इस तरह से डिनोट कर रही हूँ कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलने वाली, हमेशा इनके बीच में गैप सेम बना रहेगा, चलते रहेंगे लेकिन कभी भी नहीं मिलेंगी। नेवर मीट, नेवर मीट। इस केस को क्या बोलते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज बोल दिया आपने, नेवर मीट। इसका एक वर्ड है, दैट मीन्स पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं, 2 लाइन्स, इफ़ दे नेवर मीट तो उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स। ये पैरेलल है, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे, राइट। इसका मतलब इनके बीच में, समझना अच्छे से बेटा, पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको मैं, 8th क्लास का लेवल, 9th क्लास सब कवर कर रहा हूँ यहीं पे। इसका मतलब सपोज करो इन 2 लाइन्स के बीच में अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड किया, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा दूर जाके फिर फाइंड किया, फिर 5 सेंटीमीटर है, फिर जाके फाइंड किया 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब कभी नहीं मिलेंगी वो। ये फर्स्ट केस है, ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन्स नेवर मीट, केस 1, ठीक है। इसका मतलब दे नोन एज पैरेलल लाइन्स। सो इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स remains same, they never meet, वो कभी नहीं मिलने वाली, they called पैरेलल लाइन्स। बात समझ में आ रही है कि अगर 2 लाइन्स वे में होगी वो कभी नहीं मिलने वाली, चलती रहेगी इनफाइनाइट, लेकिन कभी मिली नहीं। हो सकता है नहीं मिले, दोनों में दुश्मनी हो रही, बात नहीं करनी उनको एक दूसरे से, कभी नहीं मिलने वाले। बोले कोई बात नहीं, हम ना मिलेंगे तुमसे, हम तो चलते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये इससे बोल रही है, ये वाली लाइन इससे बोल रही है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद कभी नहीं, ऐसे चलते रहेंगे। ये हो गया फर्स्ट केस। तो इसको नोट कर लो, एक बार पॉज करो और इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाके लिखूँगा तो वही बात है कि ब्लर होने लग जाता है थोड़ा सा, तो इसी स्पेस में लिखता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके नोट कर लिया करो, कैसे भी आपकी मर्जी है। हाँ जी, सेकंड केस, ठीक है। वो एक दूसरे से मुंह फुला के घूम रही थी, गुस्सा हो रही थी, कभी मिली नहीं, बातचीत नहीं की। सेकंड वाली क्या है? अरे संग संग में खेलने वाली है लाइन्स,
एक लाइन थी, चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस लाइन ने यहाँ चलना स्टार्ट किया और वो एक पॉइंट पे जाके मिल गई, फ्रेंडशिप हो गई दोनों के बीच में। वाह क्या बात है। तो एक लाइन है AB, एक लाइन है CD। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है, टकरा गए, मिल गए, फ्रेंडशिप हो गई, आराम से बातचीत चल रही है। और इतनी बातचीत चल रही है, क्लासरूम में बैठती हैं पास में तो सारे दिन बात करती रहती हैं, टीचर परेशान हो जाता है। हाँ, इतनी बातचीत कौन करता है भाई। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स दे मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, ओके। यानी कि वैसे हो गए नॉर्मल फ्रेंड हैं, बातचीत चलना चालू के दोनों। ऐसे देखो कभी कभी नहीं होता है कि मान लो सपोज करो कि ग्राउंड में दो बच्चे खेल रहे हैं, क्लासमेट हैं, तो कैसा होता है, एक फ्रेंड यहाँ पे, एक फ्रेंड यहाँ पे है, ये ऐसे घूमता घूमता जा रहा है, इधर जा रहा है, इसने देखा है कि यार ये इधर आ रहा है, चलो मैं भी उधर चल लेता हूँ, और एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, फिर बातचीत करना चालू कर देते हैं। होता ही वाला, वो वाला केस तो ये हो गया। थर्ड वाला केस, अरे वाह भाई वाह, थर्ड वाला केस तो चैटर बॉक्स है पूरा। कैसे, देखना ज़रा, पूरा चैटर बॉक्स है। कैसे, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ, इन्होंने तो ना टीचर्स की, घर वालों, सबकी नाक में दम कर देते हैं लोग। कैसे, ये ऐसे हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं। क्या है ये हमेशा साथ रहने वाले हैं। दे ऑलवेज टुगेदर, हमेशा, सारे दिन, सारी रात, हमेशा साथ रहने वाले हैं। कैसे, एक लाइन थी, दूसरी भी बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल साथ में, आप इनको अलग ही नहीं कर सकते। दूसरी वाली भी बिल्कुल वैसे के वैसे, एक दूसरे के ऊपर अगर है तो कोइंसाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमेशा साथ रहने वाले लोग हैं, ओके। तेरा साथ ना छोड़ूंगा, गाना खुद बना लेना, ठीक है। ये वो वाले लोग हैं कि जिसका साथ ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाला चल रहा है, साथ नहीं छोड़े, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ऑलवेज टुगेदर हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ऑलवेज टुगेदर, कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये वो वाली लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। तो किसी भी, अब मुझे बताओ, इन 3 कंडीशन के अलावा क्या कोई कंडीशन बन सकती है? क्या तो मुंह फुला के बैठ जाओ, या मिलो जब बात कर लो, या फिर हमेशा साथ रहो। अब बताओ इसकी चौथी कंडीशन में बन सकती है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लाइन 3 टाइप्स की होंगी। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुआ? सपोज करो कि एक बच्चे ने एक लाइन ड्रॉ की, हो गया, सेकंड बच्चे ने एक लाइन ड्रॉ की, कैसे भी हो सकती है, हो सकता है आगे जाके मिले, हो सकता है ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपन को, ठीक है, हमें तो ट्रांसवर्सल पढ़ना है। तीसरा बच्चा आया, पता नहीं क्या मन में आई उसको, उसने एक लाइन ऐसी बना दी जो इन दोनों लाइन को कट करेगी। इस लाइन को इस पॉइंट पे कट किया, इस लाइन को इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो 2 डिफरेंट लाइंस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, बात समझ में आई कि ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 लाइन्स एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। हो सकता है कि इस लाइन को जहाँ कट किया, मान लेते हैं इस लाइन का नेम था AB, नेम इज CD, और दिस लाइन इज PQ। इट इज इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट X, इंटरसेक्टिंग CD एट पॉइंट Y, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? अ लाइन दैट intersect 2 lines at 2 डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए आपको एक वर्ड यूज किया हुआ है डिस्टिंक्ट, दोनों सिनोनिम है, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
एक ऐसी लाइन जो टू लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप। ठीक है, अब जब आपके दिमाग में एक आना चाहिए सर एक चीज़ दिख रही है, बल्कि बेटा वो आपको विजिबल होना चाहिए, मेरे बताने से पहले आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन, सर इस लाइन ने इसको कट किया तो मुझे एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से एंगल? सर देखो एक एंगल तो ये बन गया, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, सिक्स्थ एंगल, सेवन्थ एंगल एंड एट्थ एंगल। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 8 एंगल्स। तो याद रखना अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इफ़ टू लाइन्स आर देयर एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन देन देयर विल बी टोटल 8 एंगल्स। देयर विल बी टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। और इन 8 एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे निकलता है, क्या होता है, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आप ऑलरेडी एंगल्स के बारे में स्टडी कर चुके हो। लीनियर पेयर यू नो, एडजेसेंट एंगल यू नो, वर्टिकली अपोजिट यू नो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यू नो, सप्लीमेंट्री यू नो, 2-3 डिफरेंट टाइप के बनने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक लिखवाता हूँ उसके बाद में, इसको फटाफट नोट करो। हाँ जी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। कि टू लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही तो कितने एंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे, व्हाट आर देयर नेम्स, कुछ नया नाम सीखने वाले हैं। तो देखो आराम से पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। मान लीजिए कि टू लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल। चलो ऐसे बना देते हैं, हो गया। नेम अपनी मर्जी से दे देना, याद नहीं करना, आपको तो समझना है क्या क्या है, नेम आपकी मर्जी से है। चलो मान लेते हैं दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, लेट दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8th एंगल। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके एंगल बता रहा हूँ और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल कौन सा वाला है। ठीक है, फर्स्ट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर आपने सुना होगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में घर के अंदर की डिज़ाइनिंग की जाती है, घर के बाहर की जाती है, अंदर की जाती है। मेरे साथ साथ बोला करो यार, अब घर पे आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे साथ साथ में बोला करो। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके साथ रिप्लाई किया करो, ऐसा फील करो कि क्लासरूम में बैठे हुए हो। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग घर के अंदर की डिज़ाइनिंग या तो बाहर की डिज़ाइनिंग? अंदर की डिज़ाइनिंग, यानी कि इंटीरियर मीन्स अंदर वाले। अब जरा मुझे बताना है इसमें अंदर वाले एंगल आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? ये एंगल्स अंदर नहीं दिख रहे आपको, ये वाले, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ये ऐसा कुछ नहीं हो गया कि इस तरह से कुछ डिज़ाइन घर का बना हुआ है, घर के अंदर बैठे हुए हैं। कौन कौन सा? 1, 4, 5, 6। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत रटना 1, 4, 5, 6। बेटा नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, आप इसको 2 रख सकते थे, इसको 7 रख सकते हो, इसको 5 रख सकते हो, इसको X रख लो, Y रख लो। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे समझने वाली बात है, दीज आर इंटीरियर एंगल, जो भी इनसाइड है। हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल मीन्स, इंटीरियर वर्ड से समझ में आ रहा है, कोई डेफिनेशन लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटीरियर मीन जो इनसाइड हो। तो कौन कौन से इनसाइड यहाँ पे? 1, 4, 5, 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना तो आप इंटीरियर बोलते 1, 4, 8, 6। तो नाम नहीं रटना है, समझ गए? इंटीरियर मतलब जो अंदर बैठे हुए हैं। तो एंगल 1, 8 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 6, 7, 8 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर इज 1, 4, 6 एंड 8 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। दीज आर इंटीरियर। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको देख के समझ में आएगा, अच्छा 1, 4, 6, 8, 1, 4, अच्छा ये इंटीरियर है। ठीक है, सेकंड एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, जो घर से बाहर भगा दिया जिनको आपने। ठीक है, कौन कौन से एंगल जिनको घर से बाहर भगा रखा है? देखो इस बेचारे को भगा दिया घर से बाहर, बाहर जाओ। इसको घर से बाहर भगा दिया, इसको घर से बाहर भगा दिया, इसको घर से बाहर भगा दिया। ये एक्सटीरियर, बाहर वाले। ठीक है, नेम से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नेम हमारी मर्जी होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाली बात, ये तो लिखना है अपन को। एक्सटीरियर 2, 3, 5, 7।
एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, मैं आपसे पूछूं वर्टिकली अपोजिट, खुश हो गए? वर्टिकल अपोजिट हम जानते हैं सर, वर्टिकली अपोजिट सर 2 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट, 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट, 8 and 7 आर वर्टिकली अपोजिट, 5 and 6 आर वर्टिकली अपोजिट। तो नो नीड टू राइट, हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं फिल करनी है अपन को। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नाम से ही पता लग रहा है इंटीरियर तो होंगे ही होंगे, बट एक नया वर्ड आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इसको समझते हैं क्या है। उससे पहले एक बार आपको थैंक यू बोल दूं। ठीक है, थैंक्स, आई एम वेरी ग्लैड। आपको याद होगा मैंने अपील की थी लास्ट वाले जो वीडियो था इस क्लास से रिलेटेड कि जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे, पेरेंट्स से बात करो, ऑब्वियसली पेरेंट्स से बात करोगे, जो भी इस कैंपेन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके लिए मैंने पेमेंट का डिटेल बताया था आपको। तो कुछ पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, आप लोगों ने मेरी बात को पॉजिटिव वे में लिया, मुझे खुशी हुई जान के। आप लोगों ने देखा कि हाँ सच में एफर्ट लगा रहे हैं सर, तो आप लोगों ने उसको पॉजिटिव वे में लिया। और कुछ लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आया भी है और कुछ लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे सर। ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपको पता है कि देखो सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, रहने वाले हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। कैंपेन स्टार्ट इसलिए किया है ताकि जो बच्चा ट्यूशन कोचिंग नहीं जा सकता, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोग घर बैठ के विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बट जो इनको लगता है कि हाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी कंडीशन ठीक है, ठीक है सर, एफर्ट भी लगा रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर, जितना भी आपकी मर्जी है, मंथली आपको जितना भी देना है अमाउंट आप दे सकते हो, आपको लगता है जितनी वैल्यू है क्लास की उसके हिसाब से। पेमेंट का डिटेल पूरा चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। चैनल पे क्लिक करोगे, ऊपर होता है ना वीडियोस प्लेलिस्ट वगैरह, तो अबाउट वाले सेक्शन में लिखा मिल जाएगा। फ़ोनपे का नंबर भी है और वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल भी है, तो आप चाहें तो मंथली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना फ्रीली अवेलेबल आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक वर्ड बताऊँ समझ में आ जाएगा, मतलब याद हो जाएगा अच्छे से। जेड शेप, व्हाट इज द शेप? जेड शेप। ठीक है, जेड शेप आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जेड शेप को सर्च करना है। जहाँ जेड शेप मिल गया वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर मिल जाएगा। ऑल्टरनेट मिल जाएगा, इंटीरियर मतलब अंदर साइड वाले में ढूंढना है। अब जरा सोचो आपको जेड कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखना। दिखा जेड? दिखा? अगर जेड अभी कभी ऐसा बना दिखे ना, तो उस जेड में जो ये वाले एंगल होते हैं ना, क्योंकि एंगल तो यही है, और का एंगल दिख रहा है, दीज एंगल्स आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर। दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये जेड बना, इस जेड में ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, यानी कहीं पे अगर आपको जेड ऐसा दिखे, ठीक है, कहीं पे आपको अगर ऐसा दिख रहा है जेड, सो दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गए? तो बताओ ऑल्टरनेट इंटीरियर में कौन कौन सा मिला? 4 and 8 पेयर हैं, 4 and 8, तो एंगल 4 and एंगल 8 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। और भी है, अभी बताता हूँ। एक बार रेड वाले में इंक खत्म हो गया है, अभी इसको फिल करके अभी बताता हूँ बाकी। हाँ जी, सो दीज 2 एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, पेयर है। रुको, अभी और भी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी बेटा फर्स्ट क्लास है ना आपकी इस वे में, तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा सब याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जेड शेप, भाई जेड इसके अंदर कोई परफेक्ट जेड नहीं है। आप वो सोचोगे ऐसा बच्चा जिसने स्टार्टिंग में ABCD दिखना स्टार्ट किया, वो जेड कैसा बनाता है? तो जरूरी वो जेड को इतना परफेक्ट बनाएगा? वो जेड ऐसे भी तो बना सकता है, उसके लिए तो ये जेड है। ठीक है, आप बाद में सिखाओगे भाई ऐसे नहीं, इसको अंदर मोड़ते हैं और फिर ऐसे ले जाते हैं, लेकिन वो तो ऐसा बना सकता है ना, बनता नहीं बनता है? बस, तो ये वाला भी हमारे लिए जेड है। कैसे? यानी हमने छोटे बच्चों को भी नेगलेक्ट नहीं किया, हमने छोटे बच्चों की बात भी मान ली है। ठीक है, चलो खुश कर दो उनको भी। देखो ये रहा जेड, छोटे बच्चों वाला जेड ये रहा, दिखा? इसका मतलब ये एंगल भी क्या होंगे? इंटीरियर तो है ना सारे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है,
तो इसको लिखोगे एंगल 1 एंड एंगल 6। ये नहीं रटना है, ये तो कुछ भी हो सकता है नाम इनका, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल 1 एंड एंगल 6, ठीक है। अब आपको हर बार जेड नहीं बनाना, क्यों, अभी सिखा देता हूँ कैसे याद करते हैं इस चीज़ को। भाई सब कुछ ओरली करेंगे अपन, तो इतना थोड़े ना बार बार अपनी कॉपी ख़राब करने वाले हैं। हाँ जी, ये था अपना 1, ठीक है, आई थिंक नहीं, इट वाज 1, 4, 8 एंड 6। हाँ जी, तो आपको देखो कैसे फिंगर से देखना है। अच्छा ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट मतलब इनकी बात चल रही है, इंटीरियर मतलब इनकी बात चल रही है, ऑल्टरनेट, ओके। ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, पास वाले नहीं, ऑल्टरनेट एक दूसरे से पोजीशन पे बैठे हुए हैं। जेड शेप, ये दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। जेड शेप से याद कर लेना। नेक्स्ट इज, ठीक है, सारे टाइप के पढ़ेंगे आज, और कल इनका इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर। ये नोट कर लो बेटा एक बार फटाफट से। नेक्स्ट फोर्थ इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। इसका मतलब ऑल्टरनेट वाले तो होंगे, बट इस बार कौन सा लेना है आपको, एक्सटीरियर लेना है। कैसे लेना है ध्यान से देखना। आपने एक लिया ये वाला, सर मैंने ये ले लिया, दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। इसका एक्सटीरियर कौन सा है, ये, इसका एक्सटीरियर कौन सा है, ये समझ रहे हो। दीज टू वर ऑल्टरनेट इंटीरियर, थे नहीं थे, जेड शेप, तो इसका एक्सटीरियर ये, तो 3 एंड 5 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। जेड शेप सर्च करो और दोनों के एक्सटीरियर चले जाओ, ठीक है। तो 3 एंड 5, एंगल 3, समझ में आ रहा है ना, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इनका एक्सटीरियर ये, इसका एक्सटीरियर ये, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। दीज टू वर ऑल्टरनेट इंटीरियर, अभी बताया था, इसका एक्सटीरियर ये, इसका एक्सटीरियर ये, बाहर चले जाओ, ठीक है। 2 एंड 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, बताओ सिंपल है या नहीं है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड शेप, इनका एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड शेप, इनका एक्सटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग क्या होता है वो ज़रा ध्यान से समझना। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है ज़रा सोच लो। सपोज करो कि आपके स्कूल में 2 क्लासरूम पास हैं, ठीक है, ये 2 क्लासरूम्स हैं। इसका ब्लैक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, इसका ब्लैक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, इसमें टेबल ऐसे लगी हुई है, इसमें भी टेबल ऐसे लगी हुई है, ये इसका फर्स्ट बच्चा बैठा हुआ है, इसका भी फर्स्ट बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। तो मान लीजिए रोल नंबर वाइज बैठते हैं, दिस इज़ रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4 ऐसे चलते जा रहा है, रोल नंबर 1, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि देखो इस क्लास में मैं हूँ, मेरे जैसी ही पोजीशन पे दूसरी क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, मेरा फ्रेंड है वो। जिस पोजीशन पे आप हो, सिमिलर पोजीशन पे तो यही है ना, ठीक है। आपके साथ में ये तो सिमिलर पोजीशन नहीं होगी, आपके साथ में ये सिमिलर पोजीशन नहीं होगी, इसके साथ में ये सिमिलर पोजीशन नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि मेरी क्लास, अगर सपोज करो आप 7th A में हो और वो 7th B में है, आप कहोगे 7th A में जिस पोजीशन पे मैं हूँ, 7th B में सेम पोजीशन पे मेरा फ्रेंड बैठता है। यही है, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब आपके करस्पॉन्डिंग, आप ही के जैसा कहाँ क्या होने वाला है, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग पोजीशन। कैसे, सुनो, एक जैसा नेचर रहने वाला है, ठीक है। क्या होगा, इस डायग्राम को दोबारा बना लेंगे एक बार, ठीक है, बना लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 गंदा सा हो गया, इसको दोबारा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 8 6 7, ठीक है। अब सुनो, एक जैसा ढूंढना है हमें। कैसे, अब यहाँ रोल नंबर तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं, तो आपको क्या लग रहा है, मान लो सपोज करो 2 क्लासरूम है ये, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, दीज आर 2 क्लासरूम्स। तो आप क्या कहोगे, सर देखो मैं इधर बैठा हुआ, मेरी जैसी पोजीशन तो ये वाली है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं इस लाइन के लेफ़्ट में हूँ, ये भी इस लाइन के लेफ़्ट में है,
मैं इस लाइन से ऊपर हूँ, ये भी इस लाइन के ऊपर है। सो दीज टू पोजिशन आर करस्पॉन्डिंग पोजिशन। समझ में आ रहा है? अगर ये 2 क्लासरूम समझ लेते हैं इनको थोड़ी देर के लिए कि दिस इज़ क्लासरूम 1 एंड दिस इज़ क्लासरूम 2, ठीक है। तो जो पोजीशन आपकी है सेम पोजीशन इसकी है। ऐसे ही इन दोनों की पोजीशन सेम है, ये इसके राइट में, ये भी इसके राइट में, इसके ऊपर 2 एंड 8 आर करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली 4 एंड 7 की पोजीशन सेम लग रही है, सिमिलरली 1 एंड 5 की पोजीशन सेम लग रही है, ठीक है। तो 3 एंड 6 करस्पॉन्डिंग, 2 एंड 8 करस्पॉन्डिंग, 4 एंड 7 करस्पॉन्डिंग, 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या बना? एंगल 3 एंड एंगल 6, 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, 4 एंड 7, एंगल 4 एंड एंगल 7, 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। मज़े आए पढ़ने में? इसी वे में करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे कौन है आपके क्लासरूम में? आप इधर बैठे हो, इस क्लासरूम में ये बैठा हुआ है, सेम पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, सेम पोजीशन ये बैठे हुए हैं, सेम पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। और एक लास्ट बच गया, ठीक है, जिसको बता देता हूँ। 6th पेयर ऑफ इंटीरियर angles on same side of transversal, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो आप भी बता सकते हो कैसे, क्या नाम बोला मैंने? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लासरूम को ख़त्म कर लेते हैं, क्लासरूम का काम हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, ये वापस अपना आ गया, ठीक है। बाउंड्री हटा दी, बताओ, ऐसे क्लासरूम खत्म हो जाते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंटीरियर एंगल्स, और उनका पेयर सर्च करना है। कैसा पेयर भाई? इंटीरियर एंगल तो आपको सर ये 4 एंगल्स इंटीरियर, यानी जो भी बात होगी इनके बारे में होगी, ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये रही ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का सेम साइड, यानी ट्रांसवर्सल लेफ्ट साइड में तो दोनों है, एंड दीज टू आर इन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो मैं बाइक बात पूछूं आपसे कि 4 और 6 ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है, आप कहोगे यस सर 4 एंड 6 आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों सेम है। क्या 1 और 8 दोनों सेम साइड में है? यस सर 1 एंड 8 बोथ आर इन राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई ये आपके ट्रांसवर्सल आ रही है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल की राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड यानी सेम साइड में 1 एंड 8, लेफ्ट साइड में 4 एंड 6, तो हो गया, बस यही है, ठीक है। तो पेयर ऑफ एंगल, तो 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 1 एंड 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आपको लग रहा होगा सर क्यों पढ़ रहे हैं, इससे तो हमें कुछ भी क्वेश्चन करने में कोई हेल्प ही नहीं मिलेगी, हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल सीखेंगे इससे रिलेटेड। एंगल कैसे निकाला जाता है, क्या प्रॉपर्टीज है, एक बार उसका आइडिया दे देता हूँ, समझ के फटाफट सुनना। अभी आपने पढ़ा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पता है क्या लॉजिक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन वैल्यूज़। आपने जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखे थे ना, वो वैल्यू में इक्वल होते हैं। अगर एक 50 डिग्री होता है, दूसरा 50 होता है, एक 70, दूसरा भी 70 होता है, बताओ यूज होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी 3 और 5 इक्वल भी होते हैं। ये मैं कल बताऊंगा, कब? वो कल के लिए सस्पेंस रखो थोड़ा सा। ये आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल, 3 और 6 इक्वल होंगे आपस में, पता है आपको? अगर ये 70 तो ये भी 70, 110 है तो 110 होगा, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने बोला है ना, सबसे बोरिंग लगा होगा, सर क्या मतलब है ये पेयर ऑफ इंटीरियर, क्यों, वाई? सबसे इंटरेस्टिंग, इन दोनों का जो सम होगा ना, दैट इज़ 180 डिग्री। दीज टू आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है। दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। अभी आपका इतना ही काम है, रेगुलरली रहो क्लास में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दो। पसंद नहीं आया तो भाई अनलाइक करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो, पसंद नहीं आ रहा आपको तो, ठीक है। बट रेगुलर पढ़ो, आपको रेगुलर मिलता रहेगा। सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट होगा, मतलब होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।